शालिनी जी, आपका जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि आप बहुत बेहतरीन कार्य कर रही हैं, समाज की जिस तरह से सेवा कर रही हैं, आई एम श्योर आप ऐसे इंटर सेक्शन में हैं जहाँ पे आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स और जेंडर ये सब एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम योर कम्युनिटी। जब मैं आपकी कम्युनिटी की बात करती हूँ तो आई एम श्योर ये चैलेंजेस होंगे कि जिसमें सोशल चैलेंज होगा, कल्चरल चैलेंजेस होंगे, समटाइम्स लीगल चैलेंजेस। आपने वक्फ पे काम किया है, आपने ट्रिपल तलाक पे किस तरीके से आपने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, हलाला पे आपने अपनी बात खुल करके बोली है। जब मुस्लिम राष्ट्र मंच में आपकी जर्नी की बात मैं करती हूँ, एक माइंडसेट का बैरियर होता है, एक स्टीरियोटाइप होता है, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे। अच्छा, एक महिला ऐसे करना है और अगर एक मुस्लिम महिला है तो उसको तो ऐसे ही करना है, यही काम है उसके। तो ऐसे में एक माइंडसेट का बैरियर कम्युनिटी की तरफ से, जो खुद की कम्युनिटी है, फिर आपकी कम्युनिटी आती है, फिर आपके घर परिवार के लोग आते हैं, फिर आपके इमीडिएट मेल मेंबर्स आते हैं। क्या जर्नी रही है आपकी? देखिए, बात आपने बिल्कुल सही कही है। एक तो बहुत ही लंबी जर्नी रही है, टर्मोइल से भरे पड़े रहे हैं। मुझे अपने खुद परिवार से कभी भी किसी भी विवाद के ऊपर कोई भी बाधा नहीं मिली। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। कभी भी कोई भी बात मुझे करनी होती है, मैं क्लैरिटी के साथ करती हूँ, चाहे वो मीडिया के सामने भी हो, चाहे वो ज़िम्मेदार लोग हो हमारे बरादरी के, हमारे कौम के, चाहे वो अलग दूसरे कौम के भी लोग हो। अपनी बात को सही तरीके से रखना और सही मायने में बात करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। हम उस धर्म से हैं और हम उस कौम से हैं जहाँ पे तवज्जो देना हमें इकरा को चाहिए था। बात मानिएगा और सुनिएगा बहुत बहुत संजीदगी से, क्योंकि इकरा वो पहला शब्द है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के कानों में जिब्राइल साहब ने बोली। इकरा का मतलब एजुकेशन है और आज हम इकरा से भी मरहूम हैं। गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन की बात करते हैं तो जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ी 8वें के बाद 9वें स्टैंडर्ड तक आने के लिए। लड़कियों को ऐसे माना जाता है और समझा जाता है जैसे कि उनके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है सबके घरों की इज्जत बनाए रखने की जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है। पर उसका जो कांधा है, जो बोझा है ना, वो एक महिला उठाती है। और जब हम महिला होकर सामने आते हैं और महिलाओं की हक और हित की बात करते हैं तो हमारे ऊपर ही पथराव हो जाता है। एक मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ रिलीजियसली। 2 माउंटेन्स हैं और उन दोनों माउंटेन्स के बीच में जब आप हज करने जाते हैं आपको 7 मर्तबा भागना होता है। आपको पता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? कि एक मोहतरमा, एक माँ अपने बच्चे को लेकर उस डेजर्ट में फंसी हुई थी। हजरा बेगम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर उस डेजर्ट में फंसी हुई थी और पीने के लिए पानी नहीं था और वो 7 मर्तबा ऊपर नीचे भागी है, जिसको अल्लाह ताला ने देखकर वहां पे आबे ज़मज़म की एक फुहार निकाली। ये ताकत, ये एक औरत की ताकत, एक माँ की ताकत है कि आज उन दोनों माउंटेन्स के बीच में 7 मर्तबा भागना हज करने में मैंडेटरी है। तो औरतों को तवज्जो तो हमारे या किसी भी धर्म में दिया गया है। आप माँ दुर्गा की बात कर रहे हैं, मैं माँ सरस्वती की बात करती हूँ, मैं हजरत खदीजा की बात करती हूँ, मैं हजरत आयशा की बात करती हूँ। कहाँ पे कौन सी महिला थी जिसको किसी भी धर्म में पीछे का स्तर दिया गया है? ये समाज की दिक्कत है। तो जब हम काम करते हैं हमें सबसे बड़ा विरोध जो मिलता है ना, वो समाज और समाज के कुछ ठेकेदारों से मिलता है, जिनको लगता है कि आप अगर कुछ बेहतरी के लिए बदलाव कर रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारे धर्म को एक बहुत बड़ा खतरा है। ये एक सोच है, ये एक मानसिकता है जिसको बदलने में सालों साल लग गए और इस मानसिकता की शिकार हमारे खुद बहनें भी होती हैं। भाई, आप बात करते हैं इक्वालिटी की, मैं तो समाज के उस तबके की बात कर रही हूँ जहाँ पे बहनों को ये कहा जाता है, बेटियों को कहा जाता है कि तुम अब उम्र की हो गई हो, शादी करो, बच्चे पालो, वो तुम्हारा घर है, वो ससुराल तुम्हारा घर है। वो ससुराल में जाती है तो उसके घर वाले उसके ऊपर
कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा उठा देते हैं और वो कहते जा अपने मायके भाग जा। तो आज ज़रूरत हमें अपनी बेटियों को है कि हम अपनी बेटियों को एक सिक्योर्ड ज़िंदगी कैसे दें, एक मकान बना कर दें। क्योंकि जब तक वो मायके में है उसके माँ बाप कहते हैं तुम तो ससुराल जाओगी, वो तुम्हारा घर होगा, और जब वो ससुराल जाती है तो उनको बोला जाता है कि तुम अपने मायके जाओ। तो बेटियां जाए तो कहाँ जाए? और ये वही बेटियां हैं जिनको बचाने के लिए अगेन हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कहा बेटी हुई है तो अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है। क्यों हम अपने आप को बैकवर्ड मान रहे हैं? आप बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, मैं कहती हूँ संसार की सृष्टि जो निर्माण हुआ है वो एक औरत ने किया है। भाई 9 महीने पेट में बच्चा एक महिला रखती है, वो अपने खून से, अपने विचार से, अपने सोच से उस बच्चे को सींचती है। 9 महीने बाद उस बच्चे को जन्म देने के बाद से लेकर अगर कोई लड़की है उसकी शादी करने तक, और अगर कोई लड़का है उसकी बीवी आने तक, एक माँ की जिम्मेदारी तो उसकी अर्थी या मैयत तक रहती है। तो हमें नहीं सोचना है कि बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को, माताओं को आगे कैसे लेकर आना है। हमें तो वो सुधार लाना है जहां उनकी खुद की मानसिकता को हमें बदलना है कि आप हैं तो सब हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये तथ्य है, ये आप कुरान में पढ़ लीजिए, ये आप वेद में पढ़ लीजिए, ये आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ में पढ़ लीजिए। कहीं पर भी महिलाओं के ऊपर कोई भी ऐसा काम करना, ये सब एक एजेंडा होता है समाज के कुछ ऐसे लोगों का जो सोचते हैं, समझते हैं, प्रचारित करते हैं और मानते हैं कि नहीं हम उच्च है, हमारा धर्म उच्च है और ये समाज हमारे हिसाब से चलेगा। शालिनी जी, आज के भारत में एक मुस्लिम महिला के लिए रियल एम्पावरमेंट के मायने क्या हैं? एजुकेशन, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग, शादी के लिए खुद का डिसीजन बताना, और कैसे आप जैसी जो आवाज़ें हैं समाज में वो कम्युनिटी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कहीं ना कहीं एक शिफ्ट दे रही हैं, एक नई परिभाषा दे रही हैं कि विमेन आर इक्वल कंट्रीब्यूटर्स in family, in finances, in education, rather than just caregivers. देखिए, मैं फिर से कहूँगी, इट्स अ मिक्स एंड अ बैलेंस ऑफ ऑल। शिक्षा माने एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप शिक्षित होंगी, एजुकेटेड होंगी तो आप आगे बढ़ पाएंगी। आप आ जाइए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, या आप आ जाइए एक आर्थिक फ्रीडम के तरफ में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आज भी बहनों को, बेटियों को बोला जाता है कि जब शादी हो जाएगी जाकर अपने घर में कर लियो जो तेरे को करना है, और जब वो शादी होकर अपने ससुराल जाती हैं तो उनको कहा जाता है जाए मायके चले जा, हमारी बात नहीं सुन रही है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप आ जाइए डिसीजन मेकिंग में भागीदार बनना। आज भी जब एक फैमिली गाड़ी खरीदती है तो अपने बेटों से ज़रूर पूछती है कौन सी गाड़ी। बेटी तो बेचारी बोल देती है कि चलिए ले लीजिए जौन सी भी आपने लेनी है, या कोई टीवी लेने जा रहे हैं, चाहे कोई स्कूटर लेने जा रहे हैं, फ्रिज लेने जा रहे हैं। कितने परिवार हैं जो एक छोटे छोटे डिसीजन या कोई भी ऐसा चॉइस अपनी बेटी के चॉइस से लेकर आते हैं। एक ऐड आजकल बहुत चल रहा है, बहुत खूबसूरत ऐड है। बाप ने अपनी बेटी की ब्याह कर दी, बेटी ने फ़ोन किया कि मेरे साथ ये उत्पीड़न हो रहा है, बाप उतने ही जोर जोर से बैंड बाजा लेकर ये रियल लाइफ इंसिडेंट से शालिनी जी प्रेरित है ये चाहिए। और ये मैं हर उस बेटी को और बेटी के माँ बाप को कहती हूँ कि जब आप शादी बच्ची की इतने धूमधाम से कर रहे हैं तो यदि उसको तलाक लेना है या नहीं लेना है वो भी तो उस बच्ची से पूछ के फिर उसकी डिसीजन में उसके साथ में खड़े हो जाइए। शादी करना चाहती है, किससे करना चाहती है, आप उससे पूछ तो लीजिए, बता तो दीजिए। चाहे वो लव है, अरेंज्ड है, वो एक अलग बात है, पर एक उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन, देखिए वो इस दुनिया में आई आपके डिसीजन से, सॉरी टू से। अब आगे की डिसीजन तो लाइफ की उसको आगे बढ़ने दीजिए ना, उतना हक उसको है।
वो क्या आगे करना चाहती है, शादी करना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, अपने माँ बाप के ज़िंदगी को और संवारना चाहती है वहीं पे रहने के लिए। तो एक डिसीजन मेकिंग में भागीदार होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब से ज़्यादा क्या आपको साथ देता है? आपके देश के नियम और कानून के। मैं फक्र से कहती हूँ, घर बनाया ज़मीन पे पर रहती मैं जन्नत में हूँ। घर बनाया ज़मीन पे रहती मैं जन्नत में हूँ। ये खुशकिस्मती है मेरी कि मैं हिंदुस्तान में रहती। वाह, बहुत सुंदर। क्योंकि आपने ये देखा होगा पिछले 14-15 सालों में जितने भी नियम कानून इस देश में बहनों के बेटियों के लिए आए हैं, उन सब से बहनें बेटियां सक्षम बनी हैं। हमारे खुद के कौम में इतनी कमियां हैं, इस पे भी मैं एक बात कहती हूं, टू रिमूव द फ्रिंजेस फ्रॉम द आईज ऑफ द अदर्स, रिमूव द प्लैंक इन योर ओन आईज फर्स्ट। मैं अगर समाज को सही रास्ते पे लाना चाहती हूं तो पहले मुझे उस समाज के निर्माण के लिए काम करना पड़ेगा। और उस निर्माण के काम करने के लिए यदि मेरे को अपनों से लड़ाई करनी पड़ेगी, सही रास्ते पे चलने की हिदायत देनी पड़ेगी और सही रास्ते पे लेकर आना पड़ेगा, तो वो भी मेरे कुरान के हिसाब से है। क्यों? क्योंकि मैं हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान हूं। जिस देश में रह रही हूं उसका कानून का पालन कर रही हूं। यहाँ के देश ने मुझे वो नियम और कानून हक दिया है कि बेटी पढ़ सकती है, बेटी पढ़ के आगे आत्मनिर्भरता की तरफ जा सकती है, सक्षम है, काम कर सकती है। आज वो MP MLA तो क्या, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, साथ ही साथ में एक सिंपल गृहिणी भी बन सकती और है। इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड करूंगी कि अगर घर पे इस तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो जाकर के कंप्लेंट पुलिस में लिखा लिख सकती है। और आपको बता दूं, दुनिया की सबसे बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक गृहिणी होती है। वो अपने पति का पैसा कहाँ पे, कैसे और किस तरीके से खर्च करना है, पूरे घर खानदान, चाहे सास ससुर हो, बेटा हो, बेटी हो, खुद का पति हो, खुद हो, सबके पैसों का हिसाब लगाकर उस घर को चला लेती है। कोई उससे नहीं पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, आप तो उठाकर उसको पैसे दे देते हैं। घर चलाने का काम उसका है, बिजली का बिल देने का काम उसका है। तो चाहे एक हाउसवाइफ है, चाहे एक साइंटिस्ट है, चाहे एक डॉक्टर है, चाहे एक लॉयर है, चाहे वो कोई भी है, उसको इस देश के संविधान ने ये हक दिया है, इस देश के कानून ने हक दिया है कि वो स्वावलंबी होकर आराम से एक लंबी सांस लेकर उड़ान भरे।